कहा जाता है, आम जनता को पता है कि यार कैदी लोग अंदर रह के भी फोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एक गैंग रन कर रहे हैं तिहाड़ जेल से। जो आप गैंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी पीछे उसका एक पंजाब से इंटरव्यू आपने देखा होगा लॉरेंस का। तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है, इवन मेरा अपना खुद का फोन भी जेल के अंदर जाके वर्किंग नहीं होता। अब ये दिल्ली की हम जेलों की बात करें तो जनकपुरी जेल है और इधर मंडोली जेल प्रिजन है, रोहिणी जेल प्रिजन है। इन जेल्स के अंदर थ्रोइंग के इंसिडेंट देखने को बहुत मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉक्स को लेते हैं, उसके अंदर कोई फोन छिपाएंगे या जो भी इन्हें कॉन्ट्राबैंड आइटम भेजना है उसको डालेंगे, उसके ऊपर फिर रेत वगैरह डाल के, जिससे कि वो एज ए शॉर्ट पुट उसको थ्रो कर सके। तो इस तरह की थ्रोज आती हैं। अभी उस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फिकवा लेते हैं। मैं जैसे जेल में गया ना, तो 3-4 दिन बाद मेरा चाल चलन देख के एक गैंग था, तो उनका एक मेंबर आया मेरे पास। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने कहा, छोटे मम्मी पापा की याद आ रही होगी, फोन करेगा। उसने तो जेब से निकाला फोन, मोबाइल रख दिया मेरे हाथ में। मतलब जेल का ऐसा, जेल नहीं कह सकते उसको हम, एक से बाल सुधार गृह है। तो उसमें ना कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं फील होगी कि ये जेल है। जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ सब चीज़ टाइमिंग के हिसाब से मिलती है, तो सेम वहाँ है। वहाँ केयर टेकर अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज सब चीज़ होती हैं। हाँ, तो खेलने के लिए भी टाइम दिया जाता है। कुछ डे होते थे जिसमें अंडा वगैरह भी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी वहाँ। ठीक है। ब्रेकफास्ट करते थे, फिर उसके बाद क्लासें लग जाती थी। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट कोई टीचर आ रहा है या फिर कोई मेडिटेशन करवा रहे हैं, मतलब डेली की डेली ऐसे प्रोग्राम रहते थे। ये हमारा 4 बजे तक का रहता था ऐसे। अच्छा सर, बॉलीवुड से मैं रेफरेंस लेना चाहूँगा, क्योंकि जेल के अंदर की लाइफ हमने जितनी देखी है, मूवीज़ के थ्रू देखी है ना। और दिखाते हैं कि फाइट्स हो रही हैं, कभी भी कोई जेल के अंदर ही अंदर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली कैदियों की ज़्यादा हमने लाइफ देखी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज अ जेलर आपकी लाइफ अगर मैं पूछूं तो कैसी है? क्या आप डेली फेस करते हो? क्या आपका रूटीन रहता है? क्या आपकी ड्यूटीज रहती हैं? देखो ब्रदर, जो जेल की लाइफ है वो वर्क प्लेस है, वो पूरी तरह हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है। जेल के अंदर अभी तिहाड़ में तकरीबन 18,000 इनमेट है और 18 के 18,000 जो है वो सारे परेशान हैं। किसी का कुछ दर्द है, किसी का कुछ दुख है, कोई रेप में है, कोई मर्डर में है, कोई किडनैपिंग में है। तो अच्छा तो कुछ देखने को सुनने को मिलता ही नहीं है, एक बड़ा नेगेटिव सा हो रहा है। तो ये चीज़ें शुरू में परेशान भी करती थी, जब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, ये तो वर्क है, काम है, अपना चलता रहे। तो इन चीज़ों को साइड में रखा, बस ठीक है, ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक, घर की चीज़ें घर तक, और अब कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करती। और जो मेरी रूटीन लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वर्क लाइफ है, वो सारी सेग्रीगेट है। अपने जो चीज़ें मुझे करनी है, जिम जाना है, मैं अपना डेली जिम भी जाता हूँ। फैमिली को टाइम देना है, फैमिली को टाइम भी देता हूँ, दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। तो चीज़ें अब इसी तरह से कंटिन्यू हो रही हैं। सर, वर्क पे आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह से आपको क्या क्या काम करने, मतलब क्या अलाइंड होता है कैदियों के साथ, और वैसे क्या ड्यूटीज आप परफॉर्म करते हो डेली? इनको जेल में आने से जेल से बाहर जाने तक इनकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इनको कोर्ट भेजना है, इनकी रिलीज़ है, मेडिकली कोई परेशानी है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो लठ भी मारने हैं। तो सारी झगड़ा चीज़ें, वैसे हो जाता है? अभी साधु थोड़ी हैं, झगड़ा तो करेंगे ही। तो झगड़ा करते हैं। फिर उसके बाद क्या वो क्या प्रोसेस रहता है? सीधा आप मतलब डंडा वंडा चालू हो जाता है, पहले बोलते हो कि और सर आपको भी किसी के ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता है या फिर यू आर द राइट मैन? नहीं, ऑर्डर का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ये मेरे को देखना है, मेरे सामने अगर अभी आप दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मैं इससे थोड़ी पूछूंगा भाई इनका झगड़ा छुड़ा दूं। तो पहले मेरे को सिचुएशन को देखना है, एग्जामिन करना है, और उसको कितना ज़्यादा मेरे को फोर्स यूज़ करनी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन को अल्टीमेटली कंट्रोल करना है, आपको देखना है किस तरह से हो सकती है वो। और सर जैसे कहा जाता है, आम जनता को पता है कि यार कैदी लोग अंदर रह के भी काम कर रहे हैं और बाहर उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फ़ोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपना एक गैंग रन कर रहे हैं तिहाड़ जेल से। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये तिहाड़ जेल में ये चल क्या रहा है? मतलब ये आपको एक इनसाइड स्टोरी पता है, आप अच्छे से बता पाओगे? तिहाड़ जेल में ऐसी जो आप गैंग की बात कर रहे हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ, अभी पीछे उसका एक पंजाब से इंटरव्यू आपने देखा होगा लॉरेंस का। तो दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी अपग्रेडेड 5G वर्जन के जैमर्स लगे हुए हैं। इवन मेरा अपना खुद का फ़ोन भी जेल के अंदर जाके वर्किंग नहीं होता। तो हमारी तो जो तिहाड़ जेल है एशिया की बिगेस्ट जेल है और सबसे सेफेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईटेक है। तो ऐसे इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम अगर कुछ ऐसा आता है तो वर्कआउट करते हैं उनको।
और सर आप ऑफ कैमरा भी हमें बता रहे थे, जो हम कह रहे थे पॉडकास्ट पे करेंगे, तो ये कैसे सामान आ जाता है या कैसे? देखिए, ये आपके पास सोचने समझने करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास भी बहुत है। जो जेल में इनमेट बंद है, जिसको अपना गैंग चलाना है या नोटोरियस एक्टिविटी करनी है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं कि किस तरीके से मैं क्या करूं। अब ये दिल्ली की हम जेलों की बात करें तो जनकपुरी जेल है और इधर मंडोली जेल प्रिज़न है, रोहिणी जेल प्रिज़न है। इन जेल्स के अंदर थ्रोइंग के इंसिडेंट देखने को बहुत मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, सॉक्स को लेते हैं, उसके अंदर कोई फ़ोन छिपाएंगे या जो भी इन्हें कॉन्ट्राबैंड आइटम भेजना है उसको डालेंगे, उसके ऊपर फिर रेत वगैरह डाल के, जिससे कि वो एज ए शॉर्ट पुट उसको थ्रो कर सकें। तो इस तरह की थ्रोज आती हैं। अभी उस इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा कि ऊपर से फिकवा लेते हैं, तो उनका फेंकने का काम होता है, हमारा पकड़ने का काम होता है। आपने सर खुद अपने हाथ में पकड़ी है बहुत? मैंने अभी तक अपने सर्विस करियर में 500 के आसपास तो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आराम से पकड़ी होंगी। ड्रग्स भी आते हैं इसी तरीके से? हाँ हाँ बिल्कुल। या ड्रग्स किसी और तरीके से भी आते हैं, जैसे बॉडी हमको कैविटी में आते हैं, बॉडी कैविटी के? अच्छा। को सेलो करके ले आते हैं, नीचे से चढ़ा के ले आते हैं, इस तरह की क्योंकि एक्टिविटी। वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में होता होगा, तभी इनके ऊपर पिक्चरें बन रही हैं। बिल्कुल तो ये रियल है जो दिखाया गया है। बिल्कुल। ऐसा आपने भी पकड़ा है ऐसे ड्रग्स को? हाँ, और बहुत फिर पकड़ते हैं। सर अभी एक बड़ा पॉपुलर नाम है सुकेश चंद्रशेखर, जो आपके सुपरविजन में ही है अभी। तो सर उन्होंने कहते हैं जेल से ही 200 करोड़ का स्कैम कर दिया। और तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या इनको सच में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, या वो पेरोल पे रख लेते हैं एम्प्लॉयज और स्टाफ के साथ कुछ बना के रखते हैं? कि कई बार हमने मूवीज में, अगेन मूवीज का ही रेफरेंस है, कि पुलिस के लोग जो हवलदार और वो सब होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, ऐसा होता है सच में? देखिए, जो जेल प्रिजन है वो अपने आप में एक परिवार है। परिवार के अंदर हर तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपको शराबी भी देखने को मिलेगा, पढ़ने वाला बच्चा भी मिलेगा। तो कुछ ऐसे एक दो बैड एक्टिविटी वाले स्टाफ हैं जिनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। आपने देखा भी होगा सुकेश वाले केस में कुछ अरेस्टिंग्स भी हैं, और ये भी इंक्वेस्ट है, प्रोसीडिंग है, चालू है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और सर आपको डर लगता है वैसे जब आप घर जा रहे होते हो, या कि मतलब यार मेरा डेली की डीलिंग? और जैसे रूबल भाई भी हमें आए थे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि उनका काम था कैदियों को लेकर जाना कोर्ट में, और उन्होंने पिक करे थे हाई प्रोफाइल केसेस। तो जो एक कैदी के साथ सिर्फ 4 पुलिस वाले, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि रास्ते में जाते जाते कोई कैदी कहता था, ओए सिगरेट दे, ओए ये कर, तो जो तेरा मैंने बैच नंबर देख लिया। तो उनको तो ये होता था कि चलो जिस दिन कोर्ट हियरिंग है, आपकी तो डेली डीलिंग है सर उनके साथ, तो कभी डर लगता है आपको? परेशान तो करते अब होंगे। देखो, जो कुत्ता है उसका भौंकने का काम है। मेरे को भी कैसे कई बार ऐसे थ्रेट मिले हैं कि जनाब आपकी गाड़ी का नंबर ये है, आपका रूट ये है। तो 10 साल तो हो गए, 10 साल में 100 थ्रेट तो मिल चुके होंगे, लेकिन बाल भी किसी ने आज तक तो तोड़ा नहीं है। और बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, जब कुछ होना होगा ना मेरे हाथ में है ना उनके हाथ में। कोई किस्सा है सर आपके पास, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहो, या कुछ की कोई जेल स्टोरी जो आपको लगी हो, या आप जिसने आपके माइंड पे बहुत इम्पैक्ट करा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में, कि यार इम्पैक्ट के तो यार जेल तो अपने आप में खान है। अभी आपने देखा होगा चंद्रकांत झा वाला केस देखा होगा, वो साइको किलर, साथ बिठा के ऐसे कॉफ़ी पिलाना, कॉफ़ी में नशा डालना, फिर हाथ पैर काट देना, उनके साथ सेल्फी खिंचाना, सर को मायापुरी छोड़ के आना, पैरों को नोएडा छोड़ के आना, ऐसे 7-8 मर्डर हैं उस पर। ये बड़ा अजीब सा केस था कि इंसान इतना ज़्यादा वो हो सकता है। अभी निठारी केस आपने देखा होगा सुरेंद्र कोहली का, वो बच्चों को मार के फिर उनके बॉडी को कंज्यूम करता था। एक केस मेरे पास गुड़गांव से आया था, उसमें 18 साल का लड़का सिर्फ नशे के चलते, बहुत अच्छी फैमिली से था, अपनी पूरी फैमिली को उसने रात को उसके फादर साहब ने डांटा होगा तो कैंची तोड़ के अपने फादर को स्टैब कर दिया। तो मदर बचाने आई, मदर को स्टैब कर दिया। चीखने की आवाज़ों से बराबर के रूम से सिस्टर आई, सिस्टर को स्टैब कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं परेशान तो करती हैं कि एक जरा से बिट ऑफ एग्रेशन में उसने ये चीज़ें कर दी।
अब पूरी ज़िंदगी जेल में रहना है उसने, जो भी कन्विक्शन उसका होगा, पूरी फैमिली स्पॉइल कर दी। तो इसमें ये समझ नहीं आता कि ज़िम्मेदार कौन है, समाज ज़िम्मेदार है, उसका परिवार ज़िम्मेदार है, हम लोग ज़िम्मेदार हैं कहीं। सर एक केस आया था बड़ा फेमस दहलाने वाला, जो पूरे देश को दहला दिया था एक तरीके से, निर्भया केस जो था, और उसके जो सारे विक्टिम्स थे वो तिहाड़ जेल में ही थे। हाँ, तो उसकी थोड़ी मैं जानना चाहूँगा अराउंड कि उनके वो कैसे थे एक्चुअली, और उनके साथ जब वो फांसी वाली चीज़ हुई थी तो आप ही को ही अपॉइंट किया गया था। हाँ, निर्भया रेप केस जहाँ तक मुझे याद है 16 दिसंबर 2012 का ये केस है, और जिसका एग्जीक्यूशन हमने शायद 20 मार्च 2020 को किया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो फांसी की जिम्मेदारी थी उस टीम का एक पार्ट मैं भी रहा, और इस कदकाठी की वजह से ही मेरे को वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। मुझे अच्छे से याद है उस टाइम मैं नेशनल गेम्स में अपना गोल्ड मेडल लेकर आया था। तो गोल्ड मेडल लाने के बाद जब मैं अपने जेल के बॉस हमारे एचओडी श्री संदीप गोयल, उनको मैं मिठाई खिलाने आशीर्वाद लेने गया, तो वो देख के बड़ा इम्प्रेस हुए। उन्होंने देखते ही मुझे कहा कि दीपक ये काम तेरे को दूँ कर लेगा? मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, लेकिन कोई ख़ास वजह? तो बोले कि अगर वो आपस में झगड़ा करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं या स्टाफ को नुकसान पहुंचाएं या कोई उन्हें तो मैनेज कर लेगा। मैंने कहा सर जैसा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपने अगर ये जिम्मेदारी दी है, आपको लगा है तो कुछ होगा ऐसा। तो इमीडिएटली उन्होंने मेरे मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के ऑर्डर किए, और 3 दिन रेगुलर उन दोषियों के साथ हम 72 घंटे रहे। 20 मार्च को सुबह 5:30 जब हमने उन्हें फांसी दी, 7:30 बजे मॉर्चरी ट्रांसफ़र करने तक वहाँ मौजूद थे। और सारी जो बाकी फांसी की प्रक्रिया वो तो आपने देखी पूरे अच्छे तरीके से, कोई एलिगेशन, कोई किसी तरह से प्रोसीजर, कोई फेलियर कुछ नज़र नहीं आया। कोशिश भी नहीं करी उन्होंने वैसे। देखिए कोशिश का जहाँ तक है वो अपने आप में मुझे अच्छे से याद है, वो श्योर थे सुबह 4:30 बजे तक भी कि उनका वकील कुछ ना कुछ ड्रामा करके, सीन क्रिएट करके फांसी को, जैसे अभी तक वो पोस्टपोन हो रही थी, वो उसी तरह से कर लेगा। तो 4:30 बजे तक भी वो बिल्कुल नॉर्मल आराम से थे। हमारी जो एसडीएम साहिबा थी वो आई एग्जीक्यूशन के लिए, हम भी बैठे हुए थे नॉर्मल ऐसे ही कि ऑर्डर अब आएगा। जब तक कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि आज एग्जीक्यूशन करना है या नहीं करना, वो भी अपने आप में मस्त थे चारों। फिर जैसे ही ऑर्डर आया तो फिर एकदम से ब्लैंक हो गए। फिर हमें आदेश मिला और उस आदेश को हमने 5:30 बजे उसका एग्जीक्यूशन कर दी। तो सर जब ऐसा होता है कि आप और एक क्रिमिनल सेम उसमें होते हो, तो तब क्या आपने कभी बात करने की कोशिश करी है किसी क्रिमिनल से कि भाई उनका माइंडसेट, स्टेट ऑफ माइंड जानना, या मतलब जैसे आप मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो एक टेररिस्ट भी शायद तिहाड़ जेल में है, यासिर मलिक करके। हाँ, यासीन मलिक भी है, भटकल भी है। तो इस तरह के बहुत से, एक नहीं दर्जनों हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स, दर्जनों फेस करते हो, मतलब जब आपके लिए तो मतलब वो वर्क प्लेस है तो आपके लिए एक्सेस भी थोड़ा इजी है, तो कभी आपने साइकी जानने की कोशिश करी है कि ये क्या सोचते हैं और क्या अब इनमें कोई चेंज आया है या नहीं, यहाँ इनको अफसोस होता है नहीं होता? जो क्रिमिनल है उसकी ना 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो हैबिचुअल होता है, एक सर्कमस्टांशियल होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए गलती से एक्सीडेंट हो गया, सामने वो बंदा कोलैप्स हो गया, तो आप जो क्रिमिनल कैटेगरी वो सर्कमस्टांशियल रहा। और आप जा रहे हो, आप गाड़ी से उतरे, आपने उसको चाकू मारा, उसको मार दिया, 4 कदम आगे गए फिर किसी को मार दिया, या ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग, उनसे मुझे नहीं लगता कि हम प्रैक्टिकली ऐसी कोई उम्मीद रखें कि इनमें सुधार आएगा। अब आप भी इसको, अभी जो नाम चलता है लॉरेंस का चलता है, आप क्या सोचते हो कि इसमें सुधार आएगा? नहीं, अभी उसने मीडिया में भी, मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू, तो मीडिया में भी उसने बोला कि मेरी 9 साल की कस्टडी हो चुकी है और मैं नहीं चाहता वापस आना। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। और जो वैसे ही बिट ऑफ एग्रेशन में सर्कमस्टांशियल जो लोग
फंस गए हैं या जिनसे अपराध हो गया, वो सुधरने की कोशिश करते हैं और हम उनको पुश भी करते हैं। एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई, उन एक्टिविटीज़ को हम उनको कराते हैं कि वो जेल में भी अपना अच्छे से टाइम पास करें, अपनी फैमिली को भी मैनेज करें और बाहर जाएं तो रिहेबिलिटेट भी हो सकें। सर ये जो आप बता रहे हो, ये जो गैंग के जो लीडर्स हैं, जो मतलब जो गैंग मेंबर्स हैं, ये अंदर रह के भी काम करते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या कि इनके पास पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये लोग कर पाते हैं, या इनके कुछ कनेक्शंस हैं पॉलिटिकली? हाँ कभी, क्योंकि पॉलिटिक्स का बॉलीवुड मूवी पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व रहती है इन कैदियों को लेकर, जो तिहाड़ जेल के जो नहीं देखो, तिहाड़ जो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता होगा। अभी हमारे पास बहुत से पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी हैं, मिस्टर सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया जी भी हैं, इससे पहले चौटाला जी भी रहे, तो इस तरह के अपराधी भी हैं। तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर होता होगा। मैंने चौटाला की कस्टडी मेरे पास रही, तो नॉर्मल जैसे सभी लोग रहते थे उसी तरह से। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता? सर ऐसा कहा जाता है ना कि यार ये तो सेलिब्रिटी है, ये वीआईपी है, इसके पास तो जेल के अंदर भी एसी है, जेल के अंदर भी इसके पास बढ़िया आलिशान बेड है, ये बढ़िया लाइफ जीता है, जो मूवीज में दिखाया जाता है, न्यूज़ में आता है। मतलब जो जहाँ तक बेड का सवाल है, बेड मैंने आज तक अपने करियर में तो देखा नहीं तिहाड़ जेल में कि अंदर किसी को बेड मिला हो, और बड़े से बड़े तुर्रम खां बंद हुए जेल में, सबको ज़मीन पे सोते हुए देखा है। सारे क्रिमिनल हैं ज़मीन पे सोते हैं। टीवी की बात है, टीवी उनका एंटरटेनमेंट एक राइट है, और सिर्फ उनको नहीं, जो गरीब लोग हैं उनको भी देते हैं। टीवी सभी के पास है। जो हाई कैटेगरी के या हाई रिस्क के प्रिजनर हैं, जिनसे हमें लगता है कि सिक्योरिटी का कुछ थ्रेट है, वो एक अलग से स्पेशल वार्ड है, अलग चीज़ें हैं, उनके लिए ये सुविधाएं कर्टेल की जाती हैं, अदरवाइज सभी को मिलता है। और सर आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि बहुत से लोग वेपन्स बना लेते हैं चम्मच से, उसके बारे में कुछ बताओ, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसा आपको लगाओ कि यार इस चीज से तो मैं थ्रेट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, ये क्या हो गया, कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो कभी? यार आप हम तलाशी करते हैं, तलाशी में हम जो भी इनके वेपन्स पकड़ते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़रीदा हुआ कोई बटंची होगा या चाकू होगा। वो ये प्लेट को तोड़ लेते हैं, दरवाजे की कुंडियाँ और आपके गटर के ढक्कन, इन चीज़ों को तोड़ते हैं, रात भर घिसते हैं, शार्पन करते हैं। ये कुछ नहीं मिलता तो जो हमारी वॉल टाइल्स हैं, इनको तोड़ के इनको शार्प एज कर लेते हैं, और इनसे एक दूसरे के चेहरे को ख़राब करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ आम बात है, ये लोग करते हैं। सर कोई ऐसा है कोई कैदी की ऑलमोस्ट भागने वाला हो तिहाड़ जेल से, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? ऑलमोस्ट फिर पकड़ लिया हो उसको? ऐसा ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सर लेकिन कोशिश तो किसी ने की होगी ना, कुछ प्लान बनाया होगा किसी 4-5 कैदियों ने मिलकर, कभी कुछ प्लानिंग चल रही है भागें कैसे जेल से? आप देखिए, वो उनकी सोच है, समझ है, किसी की समझ को आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारी सिक्योरिटी को तोड़ना, ये हमारी 4 टायर सिक्योरिटी है, लेयर्स हैं, उनको ब्रेक करना इम्पॉसिबल। सर लेयर्स बता सकते हो आप, अगर आपको अलाउड है? नहीं, मैं उन चीज़ों पे, वो सिक्योरिटी चीज़ें हैं, उन पे नहीं जाना चाहूँगा। सर एक चीज़ और, कोई आप कुछ किस्सा बता सकते हो कि कहीं आपको बोला हो कि वहाँ पे जाना है और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही हो, और कोई आपको मतलब एनकाउंटर हुआ हो आपका लाइव किसी से? हाँ, बहुत होता है। अभी पीछे मैं 15 नंबर जेल हाई सिक्योरिटी में था, तो साउथ दिल्ली के 2 गैंग हैं, तो छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन स्टाफ थोड़ा कम रहता है, इत्तेफाक से मैं राउंड पे था, तो वो दोनों ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में बंद थे, दोनों गैंग। तो वो सिपाही शायद पानी पीने गया, क्या करने गया, उसने वो ताले छोड़ दिए, तो मैं राउंड करते हुए ऐसे निकल रहा था, तो अब हमें तो इनकी पूरी कुंडली पता होती है, कौन गैंग है, क्या क्रिमिनल है, तो मैंने देखा दोनों तरफ वो बिल्कुल गेट पे खड़े हुए थे, तो मैं हल्का सा आगे बढ़ा। जैसे ही मैं आगे गया, 2 कदम मैंने एकदम पीछे लिया, मैंने देखा इस तरफ से जो हाथों में वही इम्प्रोवाइज जो चाकू बना रखे थे वो लेके, अब वो एकदम मौके पे मुझे समझ नहीं आया कि करना क्या है, मैं खुद ही खड़ा हो गया, ऐसे उनको रोक के उन्हें धक्का वगैरह किया। इतने में वो तो सामने कैमरा चलता है, इतने बैकअप आया, बैकअप आके फिर वो चीज़ों को कंट्रोल किया। वो ये सारा इंसिडेंट हमारा सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि कैमरेज हर जगह हैं, तो इसके लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला कि एकदम से, मैं तो निहत्था था और वो
5-6 लड़के थे क्रिमिनल थे सारे, और चाकू लेके, अगर मैं नहीं होता तो कंफर्म था गैंग वार होना। लेकिन आप पे कुछ अटैक वटैक नहीं किया उन्होंने? इतनी औकात नहीं है उनकी। ऐसे केसेस में सर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार तो जो आपका ये जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है आपकी लाइफ को लेकर? हाँ देखो, इनसिक्योरिटी तो है, पीछे मुझे पंजाब से भी थ्रेट थी, तो उस थ्रेट के चलते सरकारी वेपन भी मैंने इशू कराया अपने लिए। मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ से PSO के लिए भी बोला गया। तो ये चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन मैं डरूंगा तो किसी ना किसी ने तो आना है, कोई तो करेगा। सभी डरेंगे तो ये लोग ऊपर हो जाएंगे ना, तो किसी को तो करना पड़ेगा। कि अभी आप देखोगे ना तो एक लड़की अरेस्ट हुई है अभी, उस लड़की ने कम से कम 100 करोड़ रुपए जोड़ लिए। 100 करोड़? 100 करोड़ रुपए रीसेंट ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में 8 करोड़ की थी। शिट। क्या करके? लड़कों से शादी करती थी, हाँ। और उन पे दूसरे तीसरे महीने बाद या तो दहेज का या का केस लगा देती थी, और फिर उनसे प्रॉपर्टी मांगती थी या पैसे मांगती थी। तो और एक गुड़गांव में केस खुला था, ये एक लड़की ने अलग अलग स्टेट में 7 लड़कों पे केस लगाया हुआ था। किसी से 50 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 20 लाख ले लिए, अलग अलग थानों में। भाई ये तो हमने सुना है नाइट क्लब्स में होने लगा है आजकल दिल्ली के। ये हर जगह हो रहा है, नाइट क्लब में हो रहा है, ये जो बम्बल टिंडर ये डेटिंग ऐप पे हो रहा है। ये ना एक आदमी ने मतलब एक गिरोह बनाया हुआ है पूरा स्कैम करने का। कोई एक आदमी है, वो 7-8 लड़की पकड़ेगा, बिहार की, नेपाल की, एक गैंग बनाएगा कि भाई तुम्हें बढ़िया लाइफस्टाइल जिया जाएगा, जो जो हम बोलें वो करते रहो। एक आध बार लड़की इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, कि भाई ट्राई करके देखते हैं। करा, कोई भी लड़का डर गया, यार मेरे ऊपर केस लगेगा, कल को मेरी शादी नहीं होगी, कल को दुनिया बात बनाएगी, जेल जाऊंगा, कुछ ना कुछ करके माँ के गहने बिकवा के, बाप बेचारा कुछ भी करके 8-10 लाख रुपए दे दिए। लड़की को मजा आ गया, इतना सारा पैसा। मैं जॉब कर रही होती, 15,000-20,000 मुझे सैलरी मिलती। साल का भी ना बनता इतना। हाँ, साल का भी नहीं बनता। अनपढ़ लड़कियां हैं, माँ बाप है नहीं पीछे, सही बात है, देखने वाले, तो क्या है, तो इन्हें जॉब मिलेगी, वही 15-20-25 हज़ार की, एकदम मिल गया 8-10 लाख रुपए। तो आ गया मुंह में पानी, ये तो अच्छी चीज़ है, और करते हैं। तो इनसे एक आदमी ने 8-8, 10-10 लड़कियां हायर करी हुई हैं कि तुम केस लगाओ, पीछे से हम ये प्रॉपर स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है। आप नाइट इसमें लॉयर भी मिले हुए हैं शायद? लॉयर भी मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है। अच्छा। नाइट क्लब में जितने भी लड़के जाते हैं, भाई मैं बहुत कम जाता हूँ, कभी हमारा आपस में बर्थडे हो जाए तो आप तो ना देखते होगे, खैर जितने भी हमें देखते हैं वो देखते होंगे कि वंस इन अ वाइल, कभी साल में 1.5 साल में चलेगा। और हमारा आपकी बर्थडे पार्टी तो अभी देखी भाई हमने, वो बहुत क्लब नहीं था, वो तो घर की टेरिस है। हाँ। तो वो हम बहुत कभी कभी जाते हैं, और उसमें भी हमारा पूरा ग्रुप जाता है दोस्तों का। कोई लड़की बाजी नहीं, किसी को नहीं देखना भाई, सबकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, कोई वो नहीं है। जिनको हम जानते हैं हम उनमें खुश हैं। जो हमारी दोस्त है हमारे आसपास, या हमारी ग्रुप में जितने भी लड़के उनकी गर्लफ्रेंड है, वो खुश हैं उनमें, उनको जरूरत नहीं है ताड़ा ताड़ी करने की। तो जितने भी लड़के जाते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप नाइट क्लब जाते हो तो आपको बहुत सारी लड़कियां ऑफर करती हैं, और क्लब वालों ने भी ये हायर कर रखी हैं। क्लब वाले भी मिले हुए हैं आपस में, कि आप लड़के को ड्रिंक दो, उसके साथ नाचो। मैं कह रहा हूँ लड़के तो बहुत ईजी होते हैं। थोड़ी देर नाची, लड़के के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थोड़े से बूस्ट हुए कि भाई आज तो रात का जुगाड़ हो गया। लड़की ने बोला होटल ले लो, लड़का पूरा खुश, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मैं लड़की पट गई मुझसे। होते ना लड़के ऐसे कि अरे हेलो भाई, लड़की सेट हो गई कि लवा तेरा भाई, अब होटल ले जा रहा है। होटल गए, रात में सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊँ केस लगाऊँ? तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। और लड़की तो एक मिनट में बोल देगी मैं तो जिस क्लब में थी, नशे में थी, मुझे पता ही नहीं है कब मुझे क्या पिला के ले आया। लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब होनी अब या तो 20-25 लाख 30 लाख जो भी डिमांड करे वो दो, या जेल जाओ। तो ऐसे ही कुछ हमारा केस था, ऐसे ही स्कैम के हम शिकार हुए थे। उसमें हमें भाई, मैं थोड़ा सा अलग बुद्धि का हूँ, मैं कहा भाई मैं तो ना दूँ 1 रुपया भी, अठन्नी भी ना दूँ तो जेल जाओ। मैं जेल में राजी हूँ, कोई बात ना, केस लड़ूंगा। 5 साल हो गए आज तक लड़ रहा हूँ, अभी भी चल रहा है। हाँ, मैंने भाई इज्जत बरी होकर दिखाएंगे, और अगर जिसने हमारे साथ गलत करा हम उसके साथ कानून के उससे
पूरा बदला लेके दिखाएंगे। और वो जो आप टाइम आपने जेल में काटा था उसके बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसा था वो टाइम? जेल में टाइम जब काटा मैंने भाई, देखो मेरा बचपन का सपना था जेल जाना। भाई यार बचपन के सपने भी आपने ऐसे कर रखे हैं यार। बचपन का सपना जेल जाना, क्योंकि मैं जितने भी बड़े आदमी देखता था, मैं ये साले जेल जाकर रईस बन गए। जेल में ही पैसा रखा है। जेल में कुछ है। मैंने पहले संजू बाबा देखे, सलमान भाई देखे, फिर मोदी जी आए, फिर योगी जी आए। मैंने कहा ये बारी बारी सब जेल गए हुए हैं यार। और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी तमन्ना थी बचपन से कि मैं मतलब अपनी स्कूल में कॉलेज में खूब मैंने झगड़े करे, सिर फोड़े, हाथ तोड़े, हमारी भी पिटाइयाँ हुई, पर कभी जेल तक का चक्कर ना लगा। थाने से छूट जाते थे हम, बच्चा समझ के छोड़ देते थे। अब मम्मी पापा आ गए थाने में, सामने वाली पार्टी को समझा दिया कि बच्चे हैं, लड़ गए, कोई बात नहीं। तो अब ये वाली चीज़ जब हुई तो भाई हम गए जेल। जेल में कोविड चल रहा था उस टाइम। अच्छा, 1 साल मुझे इसलिए लग गया कि कोविड चल रहा था उस टाइम। मैं जेल गया, कोर्ट बंद हो गए, छूटूंगा। अब जब कोर्ट ही बंद है, जज साहब ही नहीं है, तो छुट्टी कौन देगा कि बेटा तुम तो बेकसूर घर जाओ। तो उस चक्कर में 9 महीने लगे मुझे। तो मैं गया था 10 दिसंबर 2020 को जेल। इसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, जेल होना नहीं बोलते। जेल होती है कि आपको सजा हो गई, आपको जेल हो गई। और इसको बोलते हैं जेसी, कि आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे जब तक आपके ऊपर ये प्रूव नहीं हो रही। या तो आप इनोसेंट प्रूव हो जाओगे तो बेल होकर छूट जाओगे, और प्रूव हो गया तो यहीं से फिर आप जेल में रहोगे, फिर आपको सजा हो जाएगी। तो जुडिशियल कस्टडी हुई हमें 10 तारीख को 2020 में। अब घर वाले पूरे दिलो जान से लगे पड़े बेल कराने में। मैं जैसे जेल में पहुंचा तो हमें अलग कोना दे दिया। वहाँ पे कोविड चल रहा था, तो मेन जेल में हमें शिफ्ट नहीं करा कि बाहर चाह रहे कभी पूरे जेल को कोविड कर दे। तो एक क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हमें अलग वो दे दिया। मैंने कहा यार जेल भी है यार, जेल ना देखन दे रहे तो बड़े का मसला है। और घर के कहें बेटा बेल हो जाएगी तो टेंशन मत लियो। मैं भगवान मेरी बेल ना हो जाए मेरी। मैं भगवान बेल मत करवाइयो, यहाँ तक आया हूँ तो जेल तो देखूँ, क्रिमिनल तो देखूँ कैसे हूँ मैं। तो फिर वो बेल नहीं हुई। मैंने फ़ोन करा घर में कि क्या रहा। 4 तारीख की बेल लगी, 10 दिसंबर से 4 जनवरी की लगी। घर वाले बोले ना हुई बेल। मैंने कहा ठीक है अब जेल देखूँगा आराम से। फिर वो क्वारंटाइन का टाइम जब पूरा हुआ, फिर हम अंदर जेल में शिफ्ट हुए। फिर मैंने देखा ये कैसी दुनिया है, लौंडे लौंडों पे चढ़े पड़े हैं। चढ़े पड़े मतलब कैसे? चढ़े कैसे चढ़े हैं ऐसे ही। दूसरे उसमें? सच में? हाँ, एक बीड़ी के ऊपर। अरे मैं जैसे जेल में गया ना, हाँ। सबसे पहले दिन मैं लग रहा हूँ फैंसी सा, बाल वाल सेट, दाढ़ी वाड़ी सेट। एक लड़का आया मेरे पास, साका नाम उसका, ऐसे बाल गिरे हुए अजय देवगन की तरह। वहाँ पहलवान जी मेरा एक काम कर दो, पहले ही दिन। मैंने कौन है का पता ना, तो मैंने बता मुझे एक बीड़ी का बंडल दिवा दो, मैं तो दूंगा। अरे सीधा ही कह रहा। मैंने कहा क्या पागल है, रैपटा दूंगा मुंह पे घुमा के। अरे सारा यकीन ना तो पहले वालो फिर दिखा दो। मैं कहा ये कैसी दुनिया है भाई। हाँ। फिर अंदर जाके फिर एक वो होती है कि आपको सफाई करनी पड़ेगी। अंदर नाली साफ करो, पेड़ों के जो पत्ते गिरे हुए हैं वो साफ करो। तो वो सब ना करने के कुछ एक अमाउंट हो जाता है कि आप अपनी पर्ची कटवा लो। तो हमने वो पर्ची कटवा के ये किसको, पुलिस को ही जाता है सीधा? जेल को जाता है। अच्छा। तो अब हम वहाँ जाके एक बैरिक में शिफ्ट हो गए। उसमें 80-90 लोग, एक बाथरूम। अच्छा। क्वारंटाइन में तो फिर भी कम थे, इसमें जो एक रूम में 90 लोग, वहीं सिस्टम एक जरा से उसमें। ये क्या है। और 6 बजे लॉक करते पुलिस वाला बाहर से, अगले दिन सुबह खोले 6 बजे। अब जो लोगों ने खाना खाया उन्हें फ्रेश भी वहीं होना। एक दिन वो पाइप ब्लॉक हो गया, पेट में दर्द, बिल्कुल संजू मूवी वाला सीन याद आ गया। वो तो कुछ भी ना उससे भी बुरा, जो टॉयलेट ऊपर आ जा, पानी ऊपर आ गया, इतना इतना ऊपर। अब वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है। अब आप रूम में तो हो नहीं सकते, पूरे रूम की जितनी भी जनता मार डालेगी कि साले यहाँ कर रहा है। अंदर गया मैं, मेरे पैर यहाँ तक। और जैसे हिंदी सीट पूरा नीचे बैठते हैं ना, तो ये लगा लो अगर पूरा नीचे बैठ गया तो गीला हो जाएगा, पिछवाड़े पे पानी आ जाएगा। तो 90 डिग्री जैसे स्क्वाट मारते ना, चेयर की तरह। चेयर पे, हाँ। घुटने इतने मोड़ो कि ऊपर से छप करके निकले और छींटे ऊपर। सुबह उस दिन तो टूट गया होगा भाई सपना सारा जेल का। उस दिन मैंने कहा भगवान अब घर भेज दे, अब हो जाए बेल।
अब घर भेज दे। तो भाई बड़े मजे ऐसे सीन और भी देखे आपने जो आपको अप्रोच किया बंदे ने कि कोई और आपके और क्या सामने क्या हो रहा हो काम कुछ? करवा रहे हैं, या गैंग्स देखी आपने? गैंग भी देखिए, अब नाम तो ना लूँ, खैर उनसे तो अब दोस्ती है मेरी। तो जैसे मैं गया ना, तो मुझे एक भाई था मेरा कपिल, उसकी डेथ हो गई, उसके फादर ने उसकी मतलब मर्डर कर दिया। तो वो मेरा बहुत अच्छा भाई था, मतलब जैसे मैं जेल में गया तो 2017 में मेरे एक भाई हैं, उनको जेल हुई थी, तो वो उनके साथ था। तो जब मैं जेल उन्हें मिलने जाता था खिड़की पे, तो वो तब मुझे खिड़की पे मिलता था, हंसी मजाक करता था। अब वो मुझसे ही टकरा गया, तो मैं और वो साथ रहते थे। तो उसने मुझे जेल के कुछ रूल समझा दिए थे पहले, क्योंकि वो 10 साल से जेल में था। उसने कहा एक तो यहाँ रईसी नहीं दिखानी बिल्कुल भी, अच्छा। अगर आपने रईसी दिखाई तो घर तक कंगाल कर देंगे अंदर से ही लोग, तुम्हें अच्छा। समझ नहीं पाओगे हुआ क्या। मैंने कहा ठीक है जी, और ऊपर से कपड़े फटे हुए पहन, ये बाबूजी बन के मत घूम यहाँ। मैं ठीक है। तो 3-4 दिन बाद मेरा चाल चलन देख के, एक गैंग था, गैंग ऐसे चलता है कि एक रूम एक गैंग को मिला हुआ है। अच्छा। कि आप जो भी बाहर क्राइम करोगे, आप इस वाले रूम में आओगे, इसमें आपका वीआईपी खाना, टीवी, फ़ोन सब मिल रहा उन्हें? सब कुछ मिल रहा हूँ ना। तो उनका एक मेंबर आया मेरे पास, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। अब क्योंकि इसने मुझे समझा दिया था पहले कपिल ने कि तुझे मुर्गा बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उसने कहा छोटे क्या नाम है तेरा? मैंने कहा राजवीर। कहाँ से है तू? मैंने कहा गाजियाबाद से। मम्मी पापा की याद आ रही होगी, फ़ोन करेगा? उसने तो जेब से निकाला फ़ोन, मोबाइल रख दिया मेरे हाथ में। 3 महीने हो गए थे जब तक मुझे। मैंने कहा फ़ोन, और फ़ोन का ऐसा, जेल में अगर पता लग जाए कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है तो इतनी मार पड़ती थी भाई साहब। रिमांड? ये पैरों के पंजे ऐसे बांध के, इनमें लठ 200-250, हर लठ दिमाग में लगता है यहाँ। मैंने तो छोड़ दिया, मैं कहा भाई मुझे ना चाहिए फ़ोन वोन। कह रहा था कर ले, कोई दिक्कत ना, पता ना तुझे किसके आदमी हैं हम, कर फ़ोन घर। अच्छा वो क्या करते, जैसे मैं फ़ोन करूँगा पापा ये वो, फिर मेरा फ़ोन छीन लेंगे। पापा का नंबर आ गया। अब गेट पे एक फ़ोन होता है, गेट पे लैंडलाइन, जो आप हर तीसरे चौथे दिन घर पे फ़ोन मिला सकते हो अपने मम्मी पापा को। नंबर आता है 2.5 मिनट के लिए, हर तीसरे दिन 2.5 मिनट कॉल कर सकते हो आप घर पे। तो फिर ये मना कर देते वहाँ गेट पे कि इसका फ़ोन मत करवाना। अब यहाँ से फ़ोन करते फादर साहब को कि जी आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे कुछ ट्रेजिडी हो गई है, जेलर ने उसे तन्हाई में डाल दिया, और आप 10 लाख रुपए भिजवा दो और हम ऐसे ऐसे करा देंगे। कोविड चल रहा, माँ बाप तो मिल नहीं सकते। जेलर से पूछा कैसे, तो एक लड़का आएगा जी घर, उसे पैसे पकड़ा देना, हम इसे यहाँ से निकलवा देंगे। ऐसे करके ट्रैप में फंसा के, और अगर जैसे मेरे फादर साहब समझ जाएं कि झूठ है, ट्रैप है, फिर गोली चलवा देते हैं घर। कैसे ना दे रहा तो ऐसे दे, फिर अब तो दे। अब घर वाले डरते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बदमाशों में फंसा हुआ कि भाई जो मांग रहे दे दो। मतलब जेल से बाहर का भी कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर तक हाँ control चल ही हाँ, अंदर का तो चल ही रहा है। फिर ऐसे फ़ोन कर देंगे 4 जोड़ी नाइक के जूते, 4 रिबॉक के ट्रैक सूट, और इतने किलो बादाम, इतने किलो काजू, भिजवाओ फटाफट। मतलब जेल में भी पूरी गुंडागर्दी चल ही रही है? पूरी चलती है। तो उसने मेरे कंधे बात रख के बोला क्या करता है तू? मैंने कहा जी जिम में ट्रेनर हूँ। कितने पैसे मिले हैं तुझे? मैंने कहा जी 15,000 वैसे, और गोली गाली बेच के 10-20 हज़ार वैसे कमा लूँ। मैंने कि 30-35 बैठ जावे महीने के, कर लूँ उसमें काम। पापा क्या करें तेरे? मैंने पापा तो आप ही जाए जी, कुछ ना करते, व्हील चेयर पर है। मैं भाई, मैंने भाई पागल है। कैसे पागल है? मैंने पागल है बचपन से। मम्मी मम्मी मनी मम्मी मेरी मेड है, घर घर जाके झाड़ू पोछा वैसे वैसे मार के अपना काम चला ले, वह पापा की दवाई ववाई चल जावे। तो उसने मेरे कंधे पे ऐसा हाथ रख रखा। तो जैसे उसने देखा ना घर की इतनी मजबूरी, उन्होंने मेरी गुद्दी फड़न गई, चल किसी और पकड़ूंगा। टाइम वेस्ट हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है साड़ो, भाई अलग ही लाइफ यार, अंदर तो यार बहुत अलग ही चल बुरा है रहा है। साहब। भाई आपको तो कितने, 1 महीने में रियलाइज, कितने दिन में हफ्ते में रियलाइज हो गया होगा गलत जगह आ गया भाई? मुझे हुआ 7वें-8वें महीने में जाके, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप से उस जेल को देख रहा था कि मैं वहाँ सीखने वाली बहुत चीज़ है। क्या सीखा भाई आप? सीखा मैंने ये कि एक हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, उनके साथ के एक अंकल थे, उनकी बेटे की बीवी की डेथ हो गई किसी वजह से, तो वो पूरा परिवार जेल आ गया दहेज हत्या में। अच्छा। कि भाई ये दहेज मांग रहे थे, हमने नहीं दिया, तो
इन्होंने हमारी बेटी छत से फेंक के मार दी, उनकी बीवी भी, उनका बेटा भी, वो भी। तो जब मैं उनकी मजबूरियाँ देखता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि बाहर की दुनिया में हम कितने ब्लेस्ड हैं। 4 पैसे कम आ जाएं अकाउंट में तो हमें टेंशन होने लगती है। यहाँ दर्द देखो। एक अंकल थे हलवाई, दादरी में बहुत बड़ा काम था उनका, मतलब कोई शादी दादरी साइड की हो रही है ना, तो उसमें उनकी कढ़ाई चलती थी, इतना बड़ा काम था। और वो बर्तन धोते थे अंदर, कि जैसे हमने खाना कहा, हमें बर्तन मिल गए, जैसे अंदर जाती थी 2 कंबल मिले, एक प्लेट मिली, एक कटोरी मिली, तो इसमें ही हमने खाना खाना है। अब धोए कौन? तो वो अंकल धोते थे 2 रुपये में। तो फिर उनकी आंखें हर टाइम रोई रोई सी रहती थी। मैंने कहा यार इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर दोस्त था कपिल मेरा, उसने ही बताया, कह रहा ये ना बहुत बड़ा केटरिंग का काम था, इनकी बेटे की बीवी मर गई और ये भी पूरा परिवार जेल में। अच्छा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब देखता था ना, तो मुझे फिर ऐसे रियलाइजेशन होता था कि मैंने यार बहुत, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है, और जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना, मुझे दुनिया में दर्द नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि कितना भी बड़ा दर्द हो, मुझे लगता है साले ही जो रो रहे हैं, अंदर जाओ, वहाँ जाके फील करो दर्द होता क्या है। तो यहाँ बाहर की चीज़ें इतनी छोटी लगती है। अच्छा, जब कई बार ऐसे हुआ, रोटी है, कच्ची रोटी, अब घर पे हमारी मम्मी बनाती है, रोटी बेलती है, पूरी गैस पे गर्म होती है, फूलती है, वहाँ ऐसा सिस्टम ना है। वहाँ तो कैदी रोटी बना रहे हैं, जिन्होंने पर्ची नहीं कटवाई उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो वो बड़ा किचन है, वहाँ रोटी बना रहे हैं, बड़ा तवा है, उसी पे पसीना रोटी में, और वहीं वो रखी, फेंका ऊपर से, क्योंकि आग लगती है तो गर्मी लगती है, तो दूर से फेंकते हैं रोटी और डंडे से उठा लेते हैं, तो उसे सिकने भी नहीं देते। कच्चा आटा है, खाओ। तो कितनी बार ऐसे हुआ, सब्जी नहीं है, कच्चे आटा है, पानी में डाल के खा रहे हैं हम। तो फिर वो रियलाइजेशन होता था कि यार बाहर जो दुनिया है वो कितनी सुंदर है, माँ है, बाप है, रोने को दोस्त हैं, हंसने को दोस्त है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से बहुत मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ हूँ, है मैक्स। उसके बाद से मेरे अंदर तो बहुत चेंजेस आए मेंटली। तो भाई एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, जब आपके साथ ये चीज़ हुई तो वो कौन से साल की बात है, जब आपने फिर 7 साल काटे, और वो एक्सपीरियंस हम जानते हैं, कब की बात है ये 2010 में एक केस हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा भी उसमें नाम डाल दिया गया था। जो भी कुछ भी इशू रहे, क्या उम्र थी भाई आपकी? जब उस टाइम मेरी एज 17.5 साल थी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। अच्छा, तो जुवेनाइल जेल में गए थे? हाँ जी, मैं जुवेनाइल जेल में गया था। और वहाँ मतलब जेल का ऐसा, जेल नहीं कह सकते उसको हम, एक से बाल सुधार गृह। ओके। हाँ, तो उसमें ना कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं फील होगी कि ये जेल है। जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ सब चीज़ टाइमिंग के हिसाब से मिलती है, तो सेम वहाँ है। वहाँ केयर टेकर अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ सब चीज़ होती हैं। हाँ, तो खेलने के लिए भी टाइम दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे शाम को 4 बजे के बाद ले जाते थे बाहर, एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें बैट बॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह। तो एक बार पूरा रूटीन बता सकते हो आप, सुबह से लेके रात तक क्या होता था वहाँ पर? वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठ जाते थे भाई, हम तो देसी गुजराती, हम क्या करते थे, उठते थे पहले अपनी एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करके वहाँ 1-2 का दूध पी लिया अपना, दूध पी पा के। तो खाने, दूध वगैरह पीने की फुल हाँ, वहाँ फैसिलिटी मिलता था, अवेलेबिलिटी, सब कितना चीज़। भी पियो, कितना भी खाओ। जैसे अंडा वगैरह भी मिलते थे, कुछ डे होते थे जिसमें अंडा वगैरह भी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी वहाँ। ठीक है। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट करते थे, फिर उसके बाद क्लास लग जाती थी। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट कोई टीचर आ रहा है, या फिर कोई मेडिटेशन करवा रहे हैं, मतलब डेली की डेली ऐसे प्रोग्राम रहते थे। ये हमारा 4 बजे तक का रहता था ऐसे। अच्छा। हाँ, ऐसे जो 4 बजे के बाद फिर बाहर ग्राउंड में ले जाते थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, जिसमें बैट बॉल के टीमें बढ़ जाती थी कि बैट बॉल के मैच हो रहे हैं, तो उसमें केयर टेकर वगैरह भी हमारे साथ खेलते थे। तो उसमें क्या होता है, ये बाल सुधार गृह होता है, इसमें कोई ये जो पुलिस वाले होते हैं ये अलाउड नहीं है, वो वहाँ आते ही नहीं अंदर। तो कोई आपको वैसे, जैसे बच्चों का थोड़ा माइंडसेट चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट वगैरह कोई आते हैं वहाँ पे? हाँ भाई, एक डे रखा गया था उसमें, जिसके अकॉर्डिंगली आते थे। अच्छा, तो वो क्या कराते थे, क्या एक्टिविटी कराते थे? वो एक्टिविटी नहीं, जैसे काउंसलिंग करते थे बैठ के, क्या इंसिडेंट है, कैसे क्या हुआ आपको, क्या क्या, मतलब अब जेल में बंद है तो जेल ही होती है। वैसे वहाँ फैसिलिटीज सब है, बट फिर भी क्या, मतलब मेंटली क्या स्थिति है इसकी इस समय, तो वही चीज़ उसमें वो देखते थे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, ये कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। तो काफ़ी एजिड रहते थे वो, तो वो करते थे उनके तो साथ। वहाँ पे जो साथ के और बच्चे थे, तो उनके जैसे कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम करके आया, तो ऐसा कुछ होता था कि यार वो वहाँ पे आके डोमिनेट कर रहा है बाकी बच्चों में,
किसी और बच्चे को टॉर्चर कर रहा है, इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी वो जुवेनाइल में? ऐसे कोई बड़ा केस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस ये है जैसे कोई पुराना हो जाता है जैसे, हाँ तो वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, वो तो अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है भाई पुरानो। क्यों, वो बच्चों के में क्या होता है 3 साल तो फुल सजा ही होती है उसमें, तो उससे पहले ही छुट जाते हैं, कोई 10 दिन में छुट जाता है, कोई 1 महीने में, बस ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा तो 1 महीने के अंदर छुट जाते हैं। और जो थोड़ा सा रह जाता है फिर वो तो उसे सब जानते हैं, तो वो तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है फिर, तो कोई नया आ जाता है उसे तो वही अपनी चला लेता तो वो आपको टीवी वगैरह दिखाते हैं, मूवी वगैरह हर रोज़ होता है, वो 1 घंटा दिया जाता है, क्या है। नहीं, एक रहता है? रूम में रख देते हैं टीवी, बट उसमें ऐसा है जैसे 10 बजे के बाद केबल वगैरह ये हटा देते हैं, फिर तो क्या ही देखेगा कोई, तो और हटा कमरे देते में हैं। क्या क्या होता है, कैसा होता है कमरा, बेड वगैरह? एक उन जेलों में क्या होता है, जो बच्चों की जो होती है बाल सुधार गृह जो होते हैं, उनमें एक बैरिक टाइप होती है, जैसे उसमें 20-25 एक में कर दिए, फिर उसके सामने एक और बैरिक है, हाँ, तो उसमें रख दिए 20-25, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती उनमें, इतने ही होते हैं 20-25 टाइप, क्योंकि 3-4 जेलें होती हैं। और उसमें ही एक टीवी सोने लगा को हुआ है। बेड होता है? बेड वगैरह नहीं, ज़मीन पे ही बस थोड़ा सा कुछ देते कंबल वगैरह, तो उनके लिए वैसे फैसिलिटी दे देते हैं बच्चा जेल में, तो जैसे थोड़े कंबल दे दिया, 2 कंबल ब्लैंकेट वगैरह ऐसे दे देते हैं। और खाना वगैरह फ्रेश बनता है या हाँ, ऐसा फ्रेश खाना बनता है। और ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर कोई डे होता था घर में बात करने के लिए, या फिर हाँ, एक डे बात- होता था, आई थिंक थर्सडे होता था, क्योंकि ये भी 14 साल पुरानी बातें हो गई, तो थर्सडे एक दिन था जिस दिन मतलब सबके पेरेंट्स मिलते हैं, वो जो पार्क में हम बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे ना शाम को 4 बजे के बाद, तो वहीं मीटिंग करवाई जाती थी जिसके पेरेंट्स आ जाते थे, तो आई थिंक 11 या 12 बजे तक का टाइम रहता था, 12 बजे से पहले पहले जो आते हैं उनको मिलवाते हैं ऐसा। अच्छा, तो वहाँ का थोड़ा आप माहौल बता सकते हो, जैसे आप पेरेंट्स या और भी बच्चे पेरेंट्स से मिलते थे तो कैसा माहौल होता था? तो कैसे? वो तो इमोशनल हो जाते थे सारे, जैसे भी किसी के पेरेंट्स इतने टाइम बाद दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, और एक फाउंडेशन में कोई एक अपना दिख जाता है, कहते हैं ना जो अंधेरे में एक चिराग भी बहुत है, सही बात है। तो वही चिंगारी सी दिख जाते, तो काफ़ी मतलब इमोशनल हो जाते थे। पेरेंट्स में तो नॉर्मली सभी रोते थे, कोई आता था मिलने, तो बहुत तो मैंने ऐसे भी देखे, जैसे हम भी थे, हम तो भाई देसी आदमी थे, गुजरते, हम क्या करते थे, हम इनको ही करते थे, हमारे पापा तो नहीं इतना वो करते थे ज़्यादा, बट मम्मी कहती भाई मेरा फंसा दिया, ऐसे ये सब बोलते हैं लेडीज़ कि ऐसे फंसा दिया, और रोने लग जाते थे, तो हम करते थे चुप, अरे कोई बात नहीं, जब हमने कुछ करा नहीं है तो हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, डर है वो जिसने कुछ करा हो, तो मैंने कि कोई नहीं सब ठीक है, तो हमारे में कहते हैं ना भाई जो होगा वो बढ़िया ही होएगा, हाँ तो बस तुम अपना जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है जो हो रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो इसमें भी अच्छा ही होएगी, तो ऐसे ही समझा बुझा के उनको हम और चुप कराते थे, पर जब पेरेंट्स आ जाते तो वो डे काफ़ी हार्ड कटता था, जैसे कहते हैं बाकी डे नॉर्मल हो जाता, उस दिन ना तो किसी का खेलने का मन करता था ज़्यादा, मोस्टली सब अपने घर में वहाँ अंदर जा, कोई रोता था चुप, कोई कुछ करता था, वो काफ़ी इमोशनल डे रहता था उस दिन। और भाई जैसे कोई मिसचिफ भी क्रिएट करने की कोशिश करते थे अंदर बच्चे, जैसे क्रिकेट का मौका है तो बाहर भागना कोशिश करना, ऐसा होता? बाहर भागने का तो ऐसा था क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी कर रखी थी उधर, ये कैंप जो जेल थी उसमें काफ़ी अच्छी बाउंड्री ऊंची हैं, तो कोई इतना नहीं वो कर पाएगा, और सिक्योरिटी भी बाहर ही घूमते रहते थे, वो जो गार्ड थे ऐसा कोई पुलिस वगैरह नहीं था, वो गार्ड जो रहते थे वो बाहर ही घूमते रहते थे जेल के अंदर, उन्हें भी अलाउड नहीं था विदाउट केयर टेकर, बस केयर टेकर ही जाते थे, वेलफेयर ऑफिसर या केयर टेकर, और अंदर कोई गार्ड वगैरह भी अलाउड नहीं था, ये जो किचन के लिए कुक होते थे जो ये जाते थे बस। और जैसे कुछ अंदर कुछ क्या करते थे बच्चे तंग करने के लिए, या कुछ ऐसे आपस में लड़ाई करते थे? हाँ, लड़ाई तो देखो बच्चे हैं तो ज़्यादा ही लड़ते हैं, बच्चे क्या बड़े सभी लड़ते हैं। भाई कोई बताओ किस्सा कोई हुआ हो वहाँ पे उस टाइम? एक बार क्या होता ना, एक बार मैं ही शुरू में जब गया था, मैं थोड़ा सा देसी थे भाई, हम तो खाते पीते थे, डंड मारते थे, हम तो तगड़े थे तो जाते थे, हम गए, हम जैसे सबको बैरक में रखते हैं, मुझे अकेले को रखा, मैंने भाई मुझे भी लगा भाई जेल का ऐसा ही होता होगा, हमें पता ही नहीं था कुछ भी, तो हमें अलग रखा, हमने रात भाई मन भी नहीं लगता, ना नींद आती भाई, एकदम से चारों तरफ से बंद ही बंद, अननोन है सब, कोई जान पहचान का कोई भी नहीं है, हम बंद रहे, सो गए। नेक्स्ट डे हुआ ऐसी नींद वींद भी ऐसी आई, वहाँ सुबह ही उठ जाते हैं हम, और दिन से पहले आँख खुल गई, रात को 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे आँख खुल रही है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, और वो 5 या 6 बजे उन्होंने आके खोला गेट, फिर खोला, हमारा तो डेली का रूटीन था, तो भाई अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए
हम तो देसी आदमी, हमारा दंड शुरू से बस सारी चीज़ कर लिया भाई, ये 2 चीज़ नहीं छोड़ी, एक दूध और एक दंड बेटा, ये नहीं छोड़ी। तो भाई उससे क्या करा, वो कर आके हम फिर देखा कैसे कैसे हो रहा है रूटीन। कोई बजता है, कुछ बैल वगैरह बजाते थे तो खाने के लिए बज रही है, और कोई क्लास वगैरह है तो पहले दिन तो मैंने सब अवॉइड करी। वहाँ ऐसा है ना, जैसे अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको इतना जो कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, समझाएंगे भाई ऐसे क्या है क्या नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होते वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट तो होते ही नहीं उनके साथ। मतलब बाल सुधार गृह का काफ़ी अच्छा है, जैसे कोई फंस जाए तो उसको है इतना कि हाँ यार ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, ठीक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब लगता है कि हाँ यार इनको पता है कि तुम फंसाए गए हो, फंस रहे हो, जो भी है, तो उनको देख के लगता है। ठीक है, फिर आप जल्दी उठ गए फिर उसके बाद? भाई हम उठ गए एक्सरसाइज मार के, अब मैंने किया दूध, भाई एक्सरसाइज मार के तो प्यास लगती है, अब मैंने देखा दूध आएगा, दूध दिया उन्होंने 1 गिलास, मैंने कहा भाई 1 आध गिलास और दे दे। कह रहा नहीं भाई तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, एक काम करो अभी सबका दे देता हूँ, अगर बचेगा तो कोई बात नहीं मैं दे दूँगा। तो उन्हें सबका दे के फिर उसने मेरे को दे दिया 1 गिलास और। मैंने भाई मेरा इसमें भी कुछ नहीं होगा, मैंने कि मैं तो कह रही, फिर उसमें एक वेलफेयर थे वो यादव जी, काफ़ी अच्छे थे वो, राकेश यादव करके उनका नाम था। उन्होंने कहा हाँ भाई पहलवान यहाँ थोड़ा ठीक रही हो, ऐसे मत करिए। मैंने जी नहीं, कुछ नशा वशा तो नहीं करता? मैंने नहीं जी नशा तो नहीं करता। कह रहे फिर खाने पीने का शौक है? मैंने हाँ जी पीने का तो है। कह रहे दारू पीता है? मैंने नहीं दूध पीता हूँ जी, कम में थोड़ा दिला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम कर, इसको नहीं और एक्स्ट्रा करवा ले, कोई बात चाहे मेरी जेब से चला जाए बट इसको दूध दे, ये एक्सरसाइज करता है, मैंने भी देखा है इसको सुबह। वो कैमरे वगैरह रहते हैं ना तो वो अरे कुछ वो नज़र भी रखते हैं, वो काफ़ी एक्टिव थे, एक एक बच्चे के पेरेंट्स को जानते थे वो, मतलब वेलफेयर अकॉर्डिंग जो होने चाहिए ना, परफेक्ट आदमी थे वो। राकेश यादव जी थे उनका नाम, इतने अच्छे थे भाई वो। हर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे इस बच्चे की ये एक्टिविटी है तो इसको इससे कर दिया, लगा इसकी आज मुलाकात आई है, कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में, कुछ स्टेप ना ले ले ऐसे, तो उनकी काउंसलिंग करवा देते थे वो, बाहर ले आते थे उसे, एक्स्ट्रा टाइम घुमाने लगते थे, अपने साथ में बात करने लगते थे। तो शुरू में कोई भी आता तो उनको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देते कि कोई नहीं तुम भाई ये हो वो हो, एक दो ऐसी मोटिवेट करते थे, वही ऐसी स्पीच देते थे, तो मतलब अपने आप ही लगता हाँ भाई सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो वही हम अपने घर वालों से कहते थे नहीं भाई कुछ नहीं होगा, ऐसे है ये वो तो ऐसी दूध का हो गया भाई। और एक दिन क्या, ये जो आप कह रहे थे ना कि ये अपने दिखाते हैं, तो बच्चे भी ऐसे हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, सब अच्छे रखते हैं, बट एक ना एक तो निकलता ही है खुरापाती सा। तो उसने क्या काम करा, भाई इसको दूध एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? बच्चे ने? हाँ, अरे एक लाइन लगती थी सबकी, अब मैं बिना लाइन के लग गया। मैंने भाई दो, अब मैं एक्सरसाइज मार के आया था, मुझे भाई प्यास लगती है, तेज देना कहाँ कंट्रोल होता है, और जब मेरा अलग से ही दे रखा है भाई तो मैं क्यों लाइन में लगूंगा, मैंने ऐसे ले लिया। अब उसने क्या काम करा, वो जो कि ये जो कुक होते हैं यही सर्व करते हैं, ये जैसे एक पूरा वो ले लेंगे, उसमें से ये टब टाइप नहीं था, हमने भगोने नहीं, उससे बड़ा नहीं ताश होता है जैसे इस टाइप का, हाँ इस टाइप का ताश टाइप का था, उसमें से घाल घाल के देते थे, एक कुप्पी बना लेते जैसे एक गिलास होता है, गिलास में कील ठोक के और लकड़ी इतनी बड़ा वो बैत सा डाल देते हैं उसमें, तो उससे ऐसे घाल घाल के दे देते थे दूध वगैरह, तो उससे देते थे। तो उसने क्या करा कि भाई हमें भी दो। उनने कहा भाई एक पहली बात तो लाइन से नहीं आ रहा, उनने कहा ठीक है तू पी, कितना पिएगा मैं दूंगा तुझे, पी तू इसकी तरह एक्सरसाइज कर, दूध पी, कितना पिएगा। उसने कहा एक और लेगा गिलास, तो एक गिलास के बाद कौन पी रहा है वहाँ दूध, कोई नहीं पीता। उन्होंने कहा नहीं, कह रहा फिर, तो उसने ऐसे करके उसने थोड़े से उससे वो बहस करने लग गया। बहस करते करते फिर उसने क्या करा, उसका गिरेबान पकड़ लिया कि तू इसे लाइन से क्यों नहीं दे, इसे बोल हाँ ऐसे नहीं है, क्यों फैसिलिटी दे रहा है। उसने कहा भाई तू भी ले ले, तुझे चाहिए तू ले ले, वो रोटी कम खाता है दूध पीता है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो बता, तुझे जो चाहिए हम तुझे भी देंगे। तो उसने फिर ऐसे करके उसके गिरेबान पकड़ लिया, उसे मारने लग गया। अब वो पुराना था काफ़ी, तो उसने मारा, तो बच्चे क्या होते हैं देखते हैं करते हैं वही काम, तो और 5-6 उसके साथ आ गए, वो भी उसे मारने लगे। अब भाई मेरे सामने सीन हो रहा है, मेरी वजह से क्रिएट हुई है सारी चीज़, अब मैं भी खड़ा देखता रहा। अब मुझे लगा ये साला इसे जान से ना मार दें, तो वो जो दूध जिससे बांटते हैं वो कुप्पी पकड़ के, मैंने कुप्पी ली, फिर फर्स्ट टाइम जो मैंने जेल में कभी कुछ करा, मैंने कुप्पी लेके और जो था मैंने पकड़ के उसको, एक्सरसाइज करके आते थोड़ी ताकत भी उस समय रहती है एक्स्ट्रा, हाँ तो यार कंट्रोल की पावर भी कम रहती है तो मैंने उसे पकड़ के ऐसा पीछे फेंका उसको। मैंने किया हाँ, मैंने किया, फिर मैंने उसे खड़ा, मैंने भाई तू खड़ा, मैंने किया आप कौन हाथ लगा रहा है, लगाओ। वो कह रहा अरे भाई यार ये कोई बात आ रहा है, मैंने तू पागल आप भाई कर रहा है, मैंने ये क्या तरीका भाई, मैंने जान से मारोगे इसे, ये रो। फिर वो सारे धीरे धीरे करके
मान के चलो। तो सारे वो धीरे धीरे निकलते चले गए ऊपर, मतलब डबल फ्लोर का था, तो वो ऊपर चले गए सब। दूध सबने मोस्टली पी लिया था। तो बच्चे का काम होता है ना देखने का क्या है, और बच्चे क्या भाई 17-18 तक, मतलब 18 से एक दिन भी नीचे है ना तो वहीं रुकेगा वो। तो काफ़ी बड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोकल थे हरियाणा साइड के थे लड़के, वो तो काफ़ी बड़े बड़े थे, 6-6 फुट के भी थे। 6-6 फुट में मैंने किया यार ये भी बच्चा है क्या? कहते तो भाई जब तुम बच्चे तो ये भी बच्चा है। मैंने कहा भाई सही है। तो फिर बस वही एक ऐसा था जो मेरे साथ जो हुआ सीन, अदरवाइज इतना तो और तो कुछ ज़्यादा हाई इतना हुआ नहीं। तो ओवरऑल मतलब सरकार की ये बाल सुधार केंद्र में फैसिलिटीज़ अच्छी है। फैसिलिटीज वैसे अच्छी और है, क्या करते ट्रीट हैं बहुत भाई? अच्छा। डिप्रेशन वगैरह जिनको हो जाता है, जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहली बात तो इतना एक्टिविटी में इतना उलझा के रखते हैं ना, वो सोचता ही नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें। बिजी रखते हैं। हाँ, इतना बिजी रखते हैं बच्चे को, भाई खाली होगा वो कुछ सोचेगा। 10 बजे तक टीवी चला देंगे, 8 बजे से 9 या 10 बजे तक टीवी भी चल जाता है कभी कभी। तो वो देखते हैं ना जैसे कुछ पूरे है। दिन में थका देते हैं कि अब बस जाके सो फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, मेंटली हर चीज़ करवाते हैं। जिसको जैसे किसी को किस चीज़ का शौक है तो वो उसके नाम लिखवा दिए। किसी को जैसे मान लो कि लड़का है उसे मेहंदी भी लगानी है किसी के, या मेहंदी का भी शौक है तो उसे मेहंदी भी सिखाएंगे। अच्छा। तो मतलब ऐसा है कि वहाँ कुछ है ही नहीं जो बंदा कुछ ऐसे सोचे। बस वो स्पेशल फोर्स करते, जिस दिन फोकस होता था उनका, जिस दिन पेरेंट्स से मिलते थे बच्चे, उस दिन उनको थोड़ा रियलाइज़ होता था। तो इसलिए उस दिन खेलना भी एक्स्ट्रा करवा देते थे, टीमें बंटवा देते। मतलब उस समय जब वो बंद करने का टाइम आता था, बच्चों को अंदर भेजने का टाइम आता था, तो उस समय वो सबको देखते थे भाई कोई मेंटली कोई है तो नहीं कुछ दिक्कत किसी के। जब सब चले जाते थे, जब वो रिलैक्स होते थे फिर भी चक्कर मारते थे। वो यादव सर काफ़ी अच्छे थे। और भाई जो खाना था वो कैसा मिलता था खाना? नॉर्मल जैसे दाल रोटी वो मिलता था या कुछ और? बच्चा जेल में तो अच्छा खाना था, अच्छा बनाते थे जैसे कुक होते, क्योंकि इतनी मतलब लिमिटेड थे बंदे, इतने ज़्यादा बंदे नहीं थे। जैसे बड़ी जेलों में तो 2-2, 3-3 हज़ार एक जेल के अंदर है, इसमें तो 25 है, 26, 30 है, 40 है बस।